नमस्कार। आप देख रहे हैं जलवायु पत्रिका। आज पत्रकारिता दिवस है। आज इसी पत्रकारिता दिवस पर भारत के वर्तमान और अतीत की पत्रकारिता के बहाने एक संवाद है। पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के विकास के साथ साथ विकास की एक और धारा साथ साथ चल रही थी, वह थी संवाद की धारा। पृथ्वी पर उपस्थित मनुष्य आदिकाल से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संवाद का सहारा लेता था। सभी मनुष्यों में संवाद अभिव्यक्त की क्षमता उत्पन्न होने के साथ साथ उनमें जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी। इसी जिज्ञासा को एक दूसरे से बांटने के लिए, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझने के लिए आदिमानव ने संवाद का माध्यम अपनाया। अपने आसपास के कबीलों की जानकारी उन्हें रहती थी और इसी माध्यम से वे अपने शत्रु और मित्र और भविष्य की योजनाएं बनाते थे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो मनुष्य ने अपने संवाद के माध्यम में परिवर्तन किया। एक जमाने में कभी नारद मुनि एक जगह से दूसरी जगह सूचना फैलाने का कार्य करते थे। जो कार्य नारद मुनि किया करते थे, बाद में वही कार्य राजा अपनी प्रजा को संदेश पहुंचाने के लिए ढोल नगाड़े बजाकर एक जगह से दूसरी जगह सूचना पहुंचाने का कार्य करते थे। लेकिन वक्त के साथ सूचना देने की तकनीक बदल गई। लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। पत्र लेखन के द्वारा राजा, प्रजा, मंत्री आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे। यही पत्र लेखन या पत्रों के द्वारा सूचनाओं को आम जन के बीच पहुंचाना समाचार कहलाया। और इसी के बाद का युग पत्रकारिता के युग के नाम से जाना जाता है। अब दरअसल पत्रकारिता क्या है, इस पर बात करते हैं। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य है सूचना देना, ज्ञान देना एवं मनोरंजन देना, यानी न्यूज़, व्यूज एंड एंटरटेन। यदि इसके शाब्दिक अर्थों पर जाएं तो पत्रकारिता का अर्थ है कि प्रतिदिन की घटित घटनाओं का तथ्यात्मक विवरण, जिसमें किसी घटना के प्रति पूर्वाग्रह न हो, किसी एक पक्ष की बात न कहकर जनता को सच्चाई से अवगत कराए एवं ज्ञानवर्धक सामग्री से लोगों को वैचारिक रूप से मजबूत करें, यह पत्रकारिता का अर्थ है। विश्व में मुद्रण कला के मामले में चीन बहुत आगे माना जाता है। जहां 1340 में पहला पत्र निकला था, ब्रिटेन, फ्रांस आदि यूरोपीय देशों में 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पत्र छपने लगे थे। वैसे यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति की कोख से पत्रकारिता ने जन्म लिया था। तब वहाँ दास प्रथा थी। कल कारखानों में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिलते थे। उनको वहाँ से निकालने के लिए बुद्धिजीवियों, समाज सुधारकों की मदद ली गई। समाचार पत्रों द्वारा यह बताया गया कि मजदूर जो 24 घंटे निःशुल्क जमींदारों के यहाँ खट रहे हैं और जानवर की ज़िंदगी जी रहे हैं, उन्हें कारखानों में काम करने पर पैसा मिलेगा। काम करने के निश्चित घंटे होंगे और इसका प्रचार प्रसार जोरों से होने और दासों की सुरक्षा व्यवस्था होने से मजदूर कारखानों की ओर रुख करने लगे। यानी यूरोप में जो पत्रकारिता की क्रांति हुई वो औद्योगिक क्रांति से निकली। यदि भारत की आधुनिक पत्रकारिता की बात करें तो यह पता चलता है कि इस देश में आधुनिक पत्रकारिता की शुरुआत मस्तिष्क और आत्मा के नाम पर जेम्स हिक्की द्वारा 29 जनवरी 1780 को बंगाल गजट, या जिसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर नामक साप्ताहिक से हुई, और इसी दिन से भारत में पत्रकारिता का प्रारंभ माना जाता है। इस साप्ताहिक पत्र ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर लेखनी चलाई। लोगों पर व्यक्तिगत टिप्पणियों की वजह से इस पत्र पर जुर्माना लगा दिया गया, लेकिन इस पत्र ने जिस तरह से दमन के विरुद्ध संघर्ष किया वह पत्रकारिता में एक मिसाल बन गया। इसी का अनुसरण करते हुए बहुत सारे पत्रकारों का जन्म हुआ। ऐसे पत्रकारों को जो किसी के सामने झुके नहीं,
सही मायने में देखा जाए तो भारत में पत्रकारिता की शुरुआत भारतीय नवजागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय के द्वारा हुई और उन्हें ही भारत में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। अपनी पत्रकारिता के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने अंधविश्वासों, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ वैचारिक जंग छेड़ी। उन्होंने मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी, बंगाल हेराल्ड को अपने प्रगतिशील विचारों का मंच बनाया और लोगों का यह मत है कि भारतीय पत्रकारिता भारतीय नवजागरण की कोख से पैदा हुई है। आज जिस वजह से हम पत्रकारिता दिवस मनाते हैं, उसका जो मुख्य कारण बताया गया कि हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड को माना जाता है और उसकी शुरुआत 30 मई 1826 को कलकत्ता से हुई थी, जिसके संपादक युगल किशोर शुक्ल थे। और उदंत मार्तंड का अर्थ है उगता हुआ सूरज। और युगल किशोर शुक्ल जी, जो हिंदी भाषी क्षेत्र कानपुर के रहने वाले थे, ने इस पत्र का प्रकाशन किया और यह पत्र हिंदी पत्रकारिता की विकास यात्रा का एक मुख्य बिंदु है। अल्प समय तक जीवित रहने वाले इस पत्र ने आम जनता में क्रांति फैलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर नज़र डालने से यह पता चलता है कि इस दौर का प्रमुख पत्र था पयामे आज़ादी, जिसे स्वाधीनता आंदोलन के नेता अजीमुल्लाह खान ने 8 फरवरी सन 1857 को दिल्ली से प्रकाशित किया। इस पत्र ने ब्रिटिश सरकार को नाको चने चबवा दिए और दुनिया की सबसे ताकतवर ब्रिटिश सत्ता घबरा उठी थी। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बाद की पत्रकारिता में भारतेंदु हरिश्चंद्र का उदय एक महत्वपूर्ण बिंदु है, या हम कह सकते हैं कि यह एक क्रांतिकारी घटना थी। भारतेंदु जी ने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से जनमानस में जो चिंगारी उत्पन्न की, वह भारतीय पत्रकारिता के स्वर्णिम इतिहास को बयां करती है। वरिष्ठ आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार भारतेंदु युग की प्रतिभा जनता के निकट अनेक रूप में प्रकट हुई। नाटक, सभा, संस्थाओं, भाषणों, पत्र पत्रिकाओं में लेखों आदि के द्वारा लेखक जनता तक अपना संदेश पहुंचा सके। इन सब में पत्र पत्रिकाएं ही अधिक अस्थायी और दूर दूर तक पहुंचने वाला साधन थीं। हिंदी में पत्र पत्रिकाओं की कोई जीवित परंपरा न थी, परंतु एकाएक उत्तर भारत में जाने कितने नगरों से पत्रकों की एक बाढ़ सी आ गई। इसमें बहुत से कुछ महीने या कुछ वर्षों तक चलकर ठप हो गए, कुछ दीर्घ काल तक हिंदी की सेवा करते रहे। लाहौर, बम्बई और कलकत्ता को यदि 3 सीधी रेखाओं से मिला दिया जाए तो जो त्रिकोण बनेगा, इसके भीतर देश का वह भाग आ जाएगा जहां से इस प्रकार के कई पत्र निकलते थे। बम्बई की अपेक्षा कलकत्ते से बड़ी संख्या में और बहुत अच्छे पत्र निकले। बनारस तो पत्रिकाओं का केंद्र था। इनमें अधिकांश पत्रों की प्रेरक शक्ति काशी में भारतेंदु थे। भारतेंदु युग के पत्रों में ब्रिटिश सरकार की आलोचना थी तो समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और विसंगतियों के खिलाफ भी आवाज बुलंद की जाती थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा पत्रिका के माध्यम से यह बताया कि समाचार पत्र क्या होता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार कवि वचन सुधा का प्रकाशन आरंभ करके भारतेंदु ने वास्तव में एक नए युग का सूत्रपात किया। यह पत्रिका जनता का पक्ष लेने वाली, जनता के हितों के लिए संघर्ष करने वाली, राजनीति के पीछे चलने वाली इकाई नहीं, वरन उसे मशाल दिखलाने वाली सच्चाई थी। भारतेंदु ने कवि वचन सुधा के द्वारा हिंदी में निर्भीक, देशभक्त पत्रकार कला का आदर्श लोगों के सामने रखा। भारतेंदु ने सत्य और न्याय का पक्ष लिया,
चाटुकारों, राजभक्तों और रूढ़िवादियों की उन्होंने जरा भी परवाह नहीं की। कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन जनता का सशक्त स्वर बन गई। सरकार का उन्हें कोपभाजन होना पड़ा, लेकिन देश सेवा का बीड़ा उठाकर उन्होंने भारतीय इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। इस प्रकार देखा जाए तो भारतेंदु ही असली मायने में भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत थे। भारत के ज़्यादातर पत्रों ने देश की आज़ादी को प्रमुख लक्ष्य बनाया था। एक समय था कि पत्रकारिता में वही प्रवेश करता था जिसके सामने प्रमुख लक्ष्य था अंग्रेजी हुकूमत से देश को छुटकारा दिलाना, और उसके लिए उस दौर के संपादकों, संवाददाताओं को जो कष्ट झेलने पड़े उसका सहज वर्णन करना कठिन है। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। काशी से 1920 में राष्ट्र रत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त द्वारा स्थापित दैनिक अखबार आज का एक स्वर्णिम और क्रांतिकारी इतिहास रहा है। गुप्त जी ने हिंदुस्तानियों के दिलों में अंग्रेजी शासन के प्रति लोगों में गुस्सा पैदा करने और आज़ादी की लौ को धार देने, एक नई ऊर्जा का संचार करने, समाचार पत्र को तेवर देने के महान लक्ष्य को लेकर उन्होंने बाबू राव विष्णु पराड़कर जी को ढूंढ निकाला, जिन्होंने अहर्निश परिश्रम करके आज को एक संपूर्ण अखबार बना दिया और हिंदी पत्रकारिता को अद्भुत पहचान दी। जब जब हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्वतंत्रता संग्राम दहकने की चर्चा होगी, उस समय आज और पराड़कर जी उसमें जरूर होंगे। पराड़कर जी ने हिंदी पत्रकारिता को शिखर पर ही नहीं पहुंचाया, हिंदी शब्दकोश का ज्ञान भंडार भी भरा। सैकड़ों नए शब्द दिए। राष्ट्रपति, मुद्रास्फीति, स्त्री, सर्वस्त्री, लोकतंत्र, स्वराज्य आदि शब्द उन्हीं की देन है। अपनी प्रखर लेखनी के कारण उन्हें नज़रबंद किया गया, जेल यातना सहनी पड़ी। यहाँ तक कि अंग्रेजी हुकूमत ने आज की गर्जना से तंग आकर 1930 में आज अखबार का प्रकाशन बंद करा दिया। लेकिन जिसके अंदर क्रांति की ज्वाला धधक रही हो, उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता था। उन्होंने गुप्त स्थान से रणभेरी का संपादन किया। पकड़े जाने के डर से रणभेरी के लिए अनेक बार मुद्रण का स्थान बदलना पड़ा, जिससे अंग्रेजों के कारिंदे छपने के स्थानों को नहीं पकड़ पाए। बाद में फिर किसी तरह आज का प्रकाशन शुरू हुआ। पराड़कर जी स्वभाव और विचारों से क्रांतिकारी सोच के नायक थे। वे हाथ में रणभेरी की प्रतियां और कुर्ते में पिस्तौल रखकर चलते थे। हिंदी पत्रकारिता के स्तंभ गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कानपुर में प्रताप अखबार का संपादन करते थे, उनका निवास स्वतंत्रता सेनानियों का केंद्र रहा। हिंदू मुसलमान के सांप्रदायिक विवाद में दोनों पक्षों को शांत कराने के प्रयास में उन्हें बलिदान देना पड़ा। राष्ट्रीय स्वाभिमान को पुनर्जीवित करने में एक समय में लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष जन जागरण में इसलिए सफल हो सके कि उन्होंने राष्ट्रीय अस्मिता जगाने तथा आज़ादी पाने के लिए पत्रों को हथियार बनाया। हिंदी भाषी क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, दुर्गा प्रसाद मिश्र जैसे लोगों ने राष्ट्रीय नवजागरण की अगुवाई की। पराड़कर जी के प्रमुख सहयोगियों में रामकृष्ण रघुनाथ खाड़ेलकर, विद्याभास्कर, कमलापत त्रिपाठी, चंद्र कुमार, लक्ष्मी शंकर व्यास, ईश्वरचंद सिन्हा, मोहनलाल गुप्त जैसे अनेक महारथी पत्रकार शामिल थे। वर्तमान समय में समाज और देश का दुर्भाग्य है कि वर्तमान में पत्रकारिता मीडिया की शक्ल में सामने है, जिसे पत्रकारिता का अर्थ नहीं पता और वो अपने आप को पत्रकार समझता है। उसे ये नहीं पता कि हम मीडिया हैं या पत्रकार हैं, और ये पूरी तरह बाजारवादी बना दिया गया है, जिसकी कमान पूंजीपतियों, राजनेताओं और नौकरशाहों तथा सत्ता के दलालों के हाथों में है। इस समय स्थिति इतनी चिंतनीय हो चुकी है कि स्वाधीनता पूर्व की पत्रकारिता, जिसमें त्याग, बलिदान, राष्ट्र सेवा की अनुगूंज थी, उसे खोजना दुष्कर है। मीडिया में विचार, सामाजिक सरोकार तिरोहित होता जा रहा है। अधिकांश कथित राष्ट्रीय समाचार पत्रों एवं चैनलों, जिसे अब मीडिया कहा जाने लगा है, उनके संचालकों का एक सूत्रीय लक्ष्य यह है कि कैसे पैसा बनाया जाए, कैसे राज्यसभा तक अपनी पहुंच बनाई जाए,
कैसे सत्ता तक अपनी पहुंच बनाई जाए। आज़ादी के पहले जहां पत्रकार 2 जून की रोटी के मोहताज थे, कपड़े लत्ते के लिए परेशान रहते थे, वहीं आज बड़े समाचार पत्रों के प्रधान संपादकों का वेतन 5 से 10 लाख के करीब है। उनकी लेखनी जनमानस से जुड़ी समस्याओं का केवल पाला ही छूती है, कभी कभी ऊपर ऊपर से निकल जाती है। आम आदमी के लिए उतनी कलम चलाना व्यावसायिक बाध्यता भी है। उसे कलम चलाने से पहले 13 बार मालिक का हित देखना पड़ता है। ऐसा वैसा कुछ हो गया तो सरकार और औद्योगिक घराने विज्ञापन बंद कर सकते हैं और फिर पाने के लिए झुका सकते हैं। सरकार सबसे बड़ी विज्ञापन का स्रोत है। विज्ञापन के लिए पत्र, औद्योगिक घराने, राजनेताओं और नौकरशाहों को उनके काले चिट्ठे की याद दिलाकर ब्लैकमेलिंग भी करते हैं। समाचार पत्र और पत्रिका निकालना 70 के दशक के बाद धीरे धीरे करके एक धंधे की शक्ल में लोगों के सामने आ चुका है। गांव से लेकर प्रदेश एवं राजधानी तक अधिकतम समाचार पत्र लोक मर्यादा को तिलांजलि देकर भौतिक संपदा बटोरने में लगे हैं। जिनके पास पूंजी नहीं है वे परेशान हैं। जिले से लेकर प्रदेश और देश की राजधानी तक प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की सूची इतनी लंबी है कि उसका पता लगाने के लिए आपको सूचना मंत्रालय के दफ्तरों की खाक छाननी पड़ेगी। मनचाहा नाम न मिलने के संकट से उबरने के लिए अनेक नए नए अजब अजब नाम दे दिए जा रहे हैं। 70 के दशक से देश के समाचार पत्रों में जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ वह भारतीय समाज के लिए चिंता का विषय है। चैनल पर तमाम ऐसी चीज़ें प्रस्तुत की जाती हैं जिसमें सिर्फ टारगेट टीआरपी होता है और उस टीआरपी के लिए कौन कितना नीचे गिर सकता है, इसमें नीचे गिरने की एक होड़ मची हुई है। आने वाले समय में विदेशी कंपनियों ने यहाँ की मीडिया मार्केट का 70 से 60% शेयर तक खरीद लिया है। वे हमारी पूरी व्यवस्था और लोकतंत्र को प्रभावित कर सकता है। इस ओर भी हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि जो छोटे अखबारों में काम करने वाले पत्रकार हैं, जो 10 से 12,000, 12,000, 15,000, 6,000, 7,000 में जॉब कर रहे हैं, तो कहाँ से आप उम्मीद करते हैं कि वो आम जनता की बात करें। एक छोटे से बयान पर देश का पूरा मीडिया, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नया रंग दे रहे हैं, वो पूरा दिन एक ही चर्चा चलाता रहता, जिससे राष्ट्र की, देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। वह समाचार दिन भर चलाया जाता है। तो वर्तमान समय में जो पत्रकारिता मीडिया के माध्यम से मौजूद है, वह मीडिया ना आपको सूचना दे रही है, ना आपको ज्ञान दे रही है और ना ही आपको मनोरंजन कर पा रही है, बल्कि वह देश को एक दूसरी तरफ लेके जा रही है, जहाँ पर देखने पर न तो आपको ज्ञान प्राप्त होने वाला है, न सूचना प्राप्त होने वाली है। धन्यवाद।